ये जो नया तनाज़ा है, नया कहें या पुराना कहें, ये तनाज़ा तो उठता रहता है MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में। उसकी थोड़ी सी आपको डिटेल देते हैं और फिर होपफुली सईद गनी साहब विल बी जॉइनिंग अस और उनसे भी बात करेंगे। प्रीएम्बल, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन जो है पर वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जो हैं वो आमने सामने आ गई हैं और MQM पाकिस्तान और JUI पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। MQM ने खबरदार किया है कि सिंध हुकूमत ने रवैया ना बदला तो कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन देखते हैं कैसे होते हैं। के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर इन स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करोगे, जो कि आपने वादा किया है। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो, हटते हो, तो फिर हम भी हैदराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। आज बल्दिया के इलेक्शन में अगर ये हाल हो रहा है तो 23 के इलेक्शन में क्या होगा? 23 के इलेक्शन में कितनी जेरीमेंडरिंग होगी पूरे मुल्क में? और रहनुमा JUI राशिद सूमरो भी इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हुए सिंध हुकूमत को एहतजाजी तहरीक चलाने की धमकी दे रहे हैं। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी करने का ऐलान कर रहा हूँ। घोटकी से कराची तक जमीयत उलमा इस्लाम अब रोडों पर होगी सिंध हुकूमत के खिलाफ। सिंध हुकूमत से सिंध के अवाम की जान छुड़ाने तक, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से इस सिंध के अवाम की जान छुड़ाने तक अब जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में तहरीक चलाएगी। हुकूमत में हम जरदारी साहब के साथ नहीं हैं, हम शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो हमने शहबाज शरीफ साहब को कह दिया है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। और साथ ही आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी JUIF भी पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो गई है। MQM पाकिस्तान बल्दियाती कवानीन के हवाले से पहले ही एक मौक़िफ़ रखती है। PTI हुकूमत का साथ छोड़ने की सूरत में पीपल्स पार्टी से MQM का जो मुआहिदा हुआ था सिंध के बल्दियाती कवानीन में तब्दीली, इसकी अहम एक शिक थी। MQM का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुआहिदे के ज़ामिन थे तो वो मुदाखलत करें। और आपको याद दहानी के लिए दिखाते हैं कि MQM और उस वक्त के पोजीशन जो है ऑपोजिशन इत्तेहाद में क्या मुआहिदा हुआ था, ये सुने। एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचाने को मुमकिन बनाया जा सके। हम भी इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ शरीक सफ़र हुए हैं, लेकिन तारीख गवाह है इस मरहले पे कि हमने आपके साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है, इसमें हम में से किसी का कोई ज़ाती बल्कि जमाती मफाद भी शामिल नहीं है। अब ये सारे मामला आपके सामने हैं, इस पर कुछ बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी ने हमें ज्वाइन किया। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी 1-2 महीने ही हुए हैं और MQM से सारे मामला, फिर आपकी जो PDM की सरबरा जमात, उसके सरबरा JUI के मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात आपसे नाराज़ दिखाई दे रही है और फिर मियाँ शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि वो इंटरवीन करके मुआहदे पर अमल दरामद कराए। तो मामला किस तरफ जा रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है उसकी वजाहत होना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का कोई इंतखाबी अलायंस नहीं था और ना ही ये किसी मुआहदे का हिस्सा है। और इसी तरह JUIF के साथ भी हमारा कोई इंतखाबी अलायंस नहीं है और ना ही ये किसी मुआहदे का हिस्सा है। 2023 में भी जब इलेक्शंस होंगे तो गालिब इम्कान यही है कि हम तमाम जो सियासी जमातें भले ही हुकूमत में बैठी हों, लेकिन अक्सर मकामात पर एक दूसरे के सामने मुकाबला करेंगे हम। अब जो सूरत हाल पैदा हुई सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाब के हवाले से और जिस किस्म के इल्जाम लगे, ये बदकिस्मती की बात है कि जहाँ जो हारता है वो ये करता है। लेकिन मैं इतनी गुंजाइश फिर भी देता हूँ कि अगर कहीं वाक़तन ऐसी कोई चीज़ें मौजूद हैं, कोई शहादतें हैं, कोई एविडेंस हैं, कहीं पर एतराज़ है, तो उस पर ज़रूर मैं तो इस बात को सपोर्ट करूँगा कि इलेक्शन कमीशन में जाएँ, जो कानूनी तरीका से इख्तियार करें। पीपल्स पार्टी उससे पीछे नहीं हटेगी और हम उसमें इनको शायद मदद ही करेंगे कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इंतखाबात में शिकस्त की बुनियाद पर जो है वो किसी और चीज़ को उसके साथ जोड़ देना जो है वो नामुनासिब बात है। MQM के साथ जो बल्दियाती कानून में तरमीम की बात है, बेहतरी की बात है, उस पर हम अपनी जगह बिल्कुल कायम है। जो बात उनसे हुई थी उस पर हम काम भी कर रहे हैं। उसमें जो ताख़ीर हुई है उसके भी कुछ असबाब है, कुछ हमारी तरफ से हुआ होगा, कुछ उनकी तरफ से हुआ होगा, लेकिन वो हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं।
इलेक्शंस को मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज के साथ जोड़ने की जरूरत है। कराची में भी इलेक्शंस होने हैं, हैदराबाद में भी होने हैं, वहां भी यकीनन इस किस्म की सूरत बनेगी। और पीपल्स पार्टी अगर सुबह सिंध में जीती है तो ये कोई अपसेट नहीं हुआ है। हर शख्स को पता था, हर जमात को पता था कि पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। हमारे कैंडिडेट हर सीट पर मौजूद थे, किसी जमात के पास उम्मीदवार नहीं थे। पीटीआई जिसने पता नहीं कितनी नशिस्तों पर उम्मीदवार उनको नहीं मिल सके, वो भी इल्जाम लगा रहे थे कि हमने दांधली की। बहरहाल कुछ चीजें जो हैं मैं समझता हूँ कि शायद वो ज्यादती कर रहे हैं और वो इल्जाम उनको उस तरह से लगाने नहीं चाहिए। लेकिन बात तो ये है गनी साहब कि अब तो किसी कंसेंसस पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो तो काफ़ी बरहम है और उनका भी ये कहना है कि बल्दियाती कवानीन में तब्दीली बड़ी अहम एक शिक थी जिसको फॉलो नहीं किया गया। अब अगर विफाक में एक इत्तेहाद हुआ है और इस वक्त एक लड़ाई पड़ रही है तो इट इज़ इन एवरीबडीज़ फेवर कि उसको सेटल किया जाए, उसको डील किया जाए और बात इससे आगे ना बढ़े। तो इसके लिए कुछ आप करेंगे? देखिए हुमा, इलेक्शंस होना और बल्दियाती कानून में तरमीम होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो तरामीम है जिस पर जो बात हो रही है उसका इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब नुमाइंदे आ भी जाते हैं तो उसके बाद भी कानून में तरमीम करके उनके इख्तियारात बढ़ाए जा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात का इल्तवा नहीं चाहती थी, लेकिन जो सूबाई असम्बली की एक सेलेक्ट कमेटी बनी हुई है जो तरामीम को देख रही है, उसमें पीटीआई ने, जीडीए ने और एमक्यूएम ने ये मौक़िफ़ रखा कि जब तक कानून बना नहीं लेते नया तब तक इंतखाब मुलतवी होने चाहिए। हमने उन तीनों जमातों की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि सिंध असम्बली की सिलेक्ट कमेटी का ये नुक्ता नज़र है, लिहाजा इंतखाबात को आगे करवाया जाए। अब अगर सिंध हाई कोर्ट ने उनकी पिटिशंस को डिसमिस कर दिया और इंतखाबात वक्त पर करवा दिए तो इसका इल्जाम जो है वो मैं नहीं समझता। ये तो सारे मामला सब ठीक है, अदालती मामला सब ठीक है, लेकिन कंसिडरिंग वो जो सारा माहौल है, यानी आपने नेशनल असेंबली में भी आपने देखा, फिर सेनेट में भी कुछ इस तरह की बातें हुई कि जरदारी साहब के कहने पर हम आ गए, वरना हमें तो फंड्स भी मिल रहे थे और ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि जरदारी साहब बहुत एक्टिव थे, पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी अपना मौक़िफ़ रखते हुए कि भाई ये पीटीआई हुकूमत इस वक्त मुआशी तौर पर बर्बाद करने जा रही है मुल्क को, तो हमें संभालना चाहिए। तो आपको इसको इंटैक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपसे ही ये उम्मीदें की जा रही हैं और आप ही से शिकवे गिले हो रहे हैं, क्योंकि अगर सिंध के अलावा देखा जाए तो वहाँ तो इल्हाक बड़े अच्छे तरीके से लड़ भी रहा है पीटीआई के खिलाफ और सीट एडजस्टमेंट्स भी होती जा रही हैं। लेकिन सिंध का मामला हमें 24 जुलाई को भी अब नज़र आ रहा है कि शायद ये मारामारी और ये इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होंगे। देखिए, जो बात मैंने पहले आपको बताई उसका बुनियादी मकसद ये था, मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि इलेक्शंस एक अलग चीज़ है और एमक्यूएम के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है कोलिशन पार्टनर बनने के बाद वफाकी हुकूमत में, वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो तरामीम की बात है उस पर हम आज भी कायम है और मैं ये बात एमक्यूएम के सामने भी कई दफ़ा कह चुका हूँ। देखिए, ये तो मुमकिन है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, हमारे अंदर भी लोगों का जो नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो पार्टी लीडरशिप है वो उस पर बड़ी क्लियर है कि जो कमिटमेंट्स हमने की हैं, जो मुआहिदा हमने साइन किया है, उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे और हमें करना है। अच्छा, एक वाज़ेह कर दें सर, एक चीज़ वाज़ेह कर दें, जैसे पुराने बल्दियाती निज़ाम के मुताबिक इस पे कोई मुआहिदा आपका हुआ कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले हम ये कर देंगे, नए निज़ाम के तहत इलेक्शन होंगे? क्योंकि वसीम अख्तर ये कह रहे हैं और उनका बिल्कुल ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये हो चुका, तो ये वाज़ेह हो जाए आपकी तरफ से सूरत हाल। देखिए, जो मुआहिदा हुआ ना उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि नया जो बल्दियाती कानून बनेगा या जो तरामीम होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में होंगी। इस पर हम आज भी अपनी जगह कायम हैं। अच्छा, एक मौक़िफ़ ये था कि जी हमें एक नया कानून बनाना चाहिए, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। तो ये बात आपके इल्म में है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने 2013 के कानून को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसकी 2 सेक्शंस थी, 2 शिकें थी जिसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन 2 शिकों को ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम भी मांगे। इसका मतलब ये है कि 2013 का कानून अपनी जगह मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म नहीं किया। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और उसके अंदर डायरेक्शंस और वो भी दी, जो प्रोसीडिंग्स हुई थी उसके अंदर उन्होंने ऑर्डर में कुछ चीजें लिखी हैं कि जो मुख्तलिफ कवानीन है, एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का वो एक अलग कानून है, केडीए का, वाटर बोर्ड का, एलडीए का, एमडीए का, एसडीए का, एचडीए का, बिल्डिंग कंट्रोल का, ये अलग अलग कवानीन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जी उन कवानीन को अब आर्टिकल 148 की रोशनी में उनको दुरुस्त करें, तो उसका लोकल गवर्नमेंट कानून से कोई ताल्लुक नहीं, उन कवानीन को हमने ठीक करना है। तो थोड़ा सा
जब ये चीजें सामने आती हैं तो आम लोगों के ज़हनों में जरूर कंफ्यूजन पैदा होता है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि केडीए के कानून को ठीक करो, इसको करो, तो वो कवानीन ही अलग है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो वसीम अख्तर साहब कहते हैं, एक बात बिल्कुल इसमें थी कि हम ये 30 दिन के अंदर तो कोशिश करेंगे कि हम इस पर कंसेंसस बना लें और कानून बना। उसमें एक चीज और तय हुई थी कि अगर कहीं एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर मुख्तलिफ होगा, अगर हम जो तशरीह है उसके अदालती फैसले की कुछ और करते हैं, एमक्यूएम कुछ और करती है, तो हम मुल्क के कुछ 2-3 बड़े नामवर इंडिपेंडेंट लॉयर्स जो हैं उनकी रहनुमाई लेंगे और फिर वो जिस तरह से बताएंगे उस रास्ते पर हम चलेंगे। तो मैं ये नहीं समझता कि कोई नीयत की खराबी है हमारी तरफ से या उनकी तरफ से। जाहिर है कि कानून बनाया जाता है, एमक्यूएम की ख्वाहिश है कि एक तरह का होना चाहिए, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि किसी और तरह का होना चाहिए, तो थोड़ी सी उसमें डिले हुई है। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूँ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की कसूरवार नहीं है, कुछ मौकों पर ताखीर एमक्यूएम की वजह से भी हुई है। जाहिर है आपस में भी मशावरत करते हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें अब भी सही डायरेक्शन। जी बिल्कुल, आप ये यकीन दहानी दे रहे हैं कि अभी भी चीजें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, अभी कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं हुआ। ये बताइएगा कि मुत्तहिदा जो है वो कानूनी रास्ता ले तो ये अलग बात होगी, लेकिन अगर वो किसी और तरीके से अवामी दबाव वगैरह के जरिए इलेक्शन में रुकावट बने तो हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा, उस वक्त क्या करेंगे? देखिए, अब ये तो इंतखाबात को रोकने का एक ही तरीका है कि अदालती फैसला कोई आ जाए और वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे दे कि जी आप इंतखाबात ना करवाएं और जो भी उस फैसले में उसकी रोशनी में करें आप। लेकिन अगर कोई ऐसी अदालती फैसला नहीं आता तो फिर इंतखाबात तो वक्त पर होने हैं। और अगर जबरदस्ती रोकने वाली बात है तो मैं नहीं समझता कि शायद वो कोई एक मुनासिब तर्ज अमल होगा। एमक्यूएम के जो मसाइल हैं उसको हम थोड़ा समझते हैं, उनके इशूज हैं, हम जो हो सकेगी उनमें उसमें मदद भी करेंगे, बैठकर उनसे बात भी करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है बेहतर तरीका ये होगा कि जो भी उनके एतराज़ात हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है, वहां पर उसको परसू करें और कोशिश करें कि इलेक्शन कमीशन अदालत की तरफ जाइए, आप ये कहना चाहें, और फिर उसके अलावा मामला हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सईद गनी साहब, ये कहिएगा कि बस सर्विस चल गई, बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी अरसे से नासिर हुसैन शाह साहब इसकी डेडलाइंस भी दे रहे थे, लेकिन खैर बिलाखिर बस मुहैया हुई कराची के शहरियों को। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये एश्योरेंस आप देते हैं कि ये बस चलती रहेगी उसी तरीके से। ज़ाहिर है आवाम की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी, मेट्रो की, क्योंकि स्टेशन हमने देखे हैं कि बड़ी बुरी हालत में, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और तो ये गनी साहब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि माजी में भी कुछ बस सर्विसेज शुरू हुई, कुछ वादे हुए, कोई तोड़ बात थोड़े अरसे चलती है, ज्यादा देर तक चली नहीं। देखिए, एक तो मैं गुजारिश आपसे करूं कि अगर हमारी सिंध गवर्नमेंट ने ये बसेस चलाना शुरू की हैं तो हम कतई ये नहीं चाहेंगे कि ये बसेस जो हैं वो ना चल सकें और ये प्रोजेक्ट जो है वो नाकाम हो जाए। बिल्कुल किसी सूरत में हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसमें शहरियों की जहाँ तक जिम्मेदारी है वो बुनियादी बात है, उनको ख्याल करना चाहिए। मैं तो हर जगह कह रहा हूँ कि जिस तरह अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल, अपने घर, अपने कपड़ों का हम ख्याल करते हैं, इसी तरह चीज़ों का भी करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के पैसों से ली गई है और उन्हीं के लिए हैं। अच्छा, माजी में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जाहिर है कि उनसे कुछ तजर्बे हमने लिए हैं, और इस वक्त ये प्रोक्योरमेंट तो सिंध गवर्नमेंट ने की है, लेकिन इसकी जो ऑपरेशन है और मेंटेनेंस है वो एनआरटीसी जो एक कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है, वो भी उनको दी गई है, तो वो इसको चलाएंगे भी और इसको मेंटेन भी करेंगे। अब ये चूंकि पहला कॉन्ट्रैक्ट है, पहले ही एक लॉट है, पहला कदम है कि जिसमें तकरीबन 250 बसेज जो हैं वो सुबह से में आएंगी और चलेंगी। लेकिन आगे जब हम चलेंगे तो इस मुआहदे में अगर हमें कहीं कोई खराबी नजर आई, कुछ मुश्किलात नजर आई, और तो आप उसे रिविजिट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, सब्सिडीज इसमें दे रही है सिंध हुकूमत, सब्सिडी कुछ दे रही है पर सीट, कोई सब्सिडी का आपके पास है इस तरह का? क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्सिडी होगी उतना उसके चलने के इम्कानात कम होते जाएंगे, जिस हिसाब से हमारी मईशत भी चल रही है और ज़ाहिर मामला हमारे काफ़ी ख़राब हैं, गंभीर हैं। देखिए, इस पे हम कोशिश तो करेंगे कि इसको हम इस तरह से वायबल बनाएं कि सब्सिडी इस पे कम से कम हो, इसलिए कि वो सब्सिडी देना भी फिर किसी न किसी के कंधे पर बोझ आता है उसका इनडायरेक्टली। लेकिन बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे और जराए हैं जिसके जरिए पैसा कमाया जा सकता है, और वो पैसा इन बसों के ऊपर लगाया जा सकता है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैंने जिस तरह कहा ना कि ये एक पहला मुआहदा है, इस मुआहदे को जब हम आगे बढ़ाएंगे, अभी एग्जीक्यूशन में चला गया है, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या मजीद बेहतरी हो सकती है। जो मजीद फिर हम मुआहदे करेंगे उसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं
देखिए, पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए भी हम बहुत सारी चीजें ला रहे हैं। और जो अभी इस वक्त जो लोग ट्रांसपोर्ट में हैं कराची में, जिनके पास वो पुरानी बसेज हैं, हम नहीं चाहते कि उनका कारोबार भी खत्म हो। हम उनको भी सिस्टम के अंदर लाना चाहते हैं, उनको भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि वो नई बसेज लेकर आएँ। सिंध गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, कोई फाइनेंसिंग कहीं से हम अरेंज करवाएंगे ताकि वो इसके अंदर आ जाएं और पूरा अच्छी तरह से मॉडल चले। और ये जो आप शुरू में कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है, बसों की तादाद कम है, लेकिन हमारा टारगेट जो है ना वो हजारों की तादाद में बसों को लेकर आने का है। ये 200, 250, 300, 500 बसें जो हैं वो किसी सूरत भी कराची के लिए काफी नहीं। गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सुबह सुबह बात करने का, और हम दुआ करेंगे क्योंकि अभी तो 25 बसें ही शुरू हुई हैं, तो वो 250, 500 मतलब दैट वुड बी अमेजिंग, लेकिन 25 भी बड़ी मुश्किलों से हुई हैं, तो हम ज़रा इंतज़ार करेंगे कि ये कब नंबर फिगर जो है ये बढ़ता है।